हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एसएससी सीजीएल टीयर 3 का एग्ज़ाम जो है 22 नवंबर को प्रस्तावित है और उम्मीद करता हूं कि आप सब टीयर 2 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। अपना प्रिपरेशन जारी रखते हुए भी अगर आप टीयर 3 के एग्ज़ाम्स के संबंध में अगर 1 घंटे का भी समय आप निकाल लेते हैं और हमारे वीडियो को अगर देखते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी साथ में चल सकती है टीयर 2 के साथ साथ। तो टीयर 3 के संबंध में आज के इस क्लास में जो मैं बात करने वाला हूं वो बात ये है कि पिछले कुछ सालों में जो एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में जहां पर भी डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं उस पेपर्स में किस किस तरह के सवाल पूछे गए, अगर उन सवालों को समझ लिया जाए तो बहुत हद तक हम इस बात का निर्धारण कर सकते हैं हम सब मिलकर कि हमें किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है, हमें कितनी तैयारी करनी है, किस लेवल की तैयारी करनी है। अगर आप यूपी पीसीएस की बात करिए तो यूपी पीसीएस में भी पत्र लेखन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं और फिर एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में भी सवाल पूछे जाते हैं। तो फर्क फिर क्या है, फिर वो यूपी पीसीएस का जो पत्र लेखन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं क्या उसका जो स्टैंडर्ड है वो एसएससी के स्टैंडर्ड के समतुल्य है या फिर वो डिफरेंट है। इन बातों को भी हम आज के इस क्लास में कोशिश करेंगे। आज तो फिलहाल मैं जो है वो क्या है कि मैं पिछले साल के जो प्रश्न है उस प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अलग से जब हम पत्र लेखन के बारे में बात करेंगे तो पत्र लेखन के क्रम में मैं आपको समझाऊंगा कि वास्तव में यूपी पीसीएस में जो पत्र लेखन से संबंधित सवाल आते हैं वो सवाल एसएससी के पत्र लेखन से किस रूप में डिफरेंट आता है। दूसरी बात कि जो निबंध लिखने को आता है वो निबंध भी वास्तव में आईएएस में पूछे गए जो निबंध है, पीसीएस में पूछे जाने वाले जो निबंध होते हैं उस निबंध से इसके स्टैंडर्ड में क्या अंतर होता है। तो आप इतना समझ जाइए कि उसमें आसमान जमीन का अंतर होता है। अगर आप यूपी पीसीएस की बात करें तो वहां पर क्या होता है, औपचारिक जो पत्र लेखन है और वो भी सरकारी पत्र लेखन, फिर डीओ वगैरह सब होता है, अर्ध सरकारी पत्र वगैरह होता है या फिर सर्कुलर होता है, उस तरह के सवाल वहां पे पूछे जाते हैं, उसका डेफिनेशन भी पूछा जाता है। लेकिन जब हम एसएससी की बात करते हैं तो एसएससी में इस तरह के सवाल कम पूछे जाते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह के जो है वो क्या है कि लेटर से रिलेटेड जो है सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन अगर इनफॉर्मल और फॉर्मल की अगर बात करें तो फॉर्मल में भी जो है ज्यादा कोई टफ सवाल नहीं पूछे जाते हैं। वो जो पूछा जाता है वो आवेदन पत्र से संबंधित होता है, आपका शोक संवेदना से संबंधित पत्र वगैरह होते हैं। और दूसरा जो इनफॉर्मल होता है तो वो बहुत ही सिंपल होता है। तो बस थोड़ा सा क्या करना है, हम सबको ध्यान ये रखना है कि उसका जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पर प्लस उसका जो मेन बॉडी होता है, जो मेन स्ट्रक्चर होता है, उस मेन स्ट्रक्चर में लेखन की जो है हमारी शैली कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या शुद्धता होनी चाहिए, किस तरह से हमें लिखना है, ये सारी बातें टेक्निकल जो चीजें हैं ना उन टेक्निकल चीजों को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। और साथ में ये ध्यान रखिएगा कि बात अगर आप ऐसे सोचो कि वो जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को अगर आप देखिए तो बहुत ही कठिन नहीं होते, लेकिन अब जब आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा लिखना वास्तव में बहुत कठिन काम है। देखिए, बातों को बोल देना और बातों को लिखना दोनों में बहुत अंतर है। बातों को सबसे पहले तो लोग बोल नहीं पाते हैं और अगर बोल पाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो लिख नहीं पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा बोल नहीं पाते बट लिख बहुत अच्छा लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छा लिख भी लेते हैं, लेकिन ये इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। और इसका बहुत बड़ा कारण ये होता है कि हम बोलने की तो प्रैक्टिस डे टू डे लाइफ में इतने लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है, वास्तव में क्या है कि आदमी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में टूटी फूटी या फिर कह सकते हैं कि अगर बहुत कोशिश करता है तो बहुत अच्छा बोल लेता है, बट लिखने की जो है प्रैक्टिस अपेक्षा के जीवन में कम होता है। और जब से मोबाइल वगैरह का समय आया, जब हम लोग इलाहाबाद आए थे, जब यहाँ से प्रिपरेशन जब हम लोग कर रहे थे तो आप सोचो कि हम लोग अपने मदर फादर से हम लोग चिट्ठी लिखा करते थे और वहाँ से चिट्ठी आती थी मदर वगैरह की, ठीक है, फिर हम लोग उसका जवाब लिखा करते थे। तो चिट्ठियों का आदान प्रदान होता था और चिट्ठियों के आदान प्रदान से
से कम एक चीज जो है उसका प्लस पॉइंट ये था कि उसमें लिखने की आदत जो है किसी ना किसी एंगल पर बनी हुई थी। और हम लोग जो है एक दूसरे का पत्र देखते थे, जो बहुत अच्छा पत्र होता था उसको हम लोग जो है संभाल कर रखते थे, जिससे लगता था कि ये कितना शानदार जो है लिखा गया है और लिखने की ऐसी शैली होनी चाहिए। तो वास्तव में वहां पर, लेकिन अब क्या है ना, अब जो है आप एसएमएस कर देते हो, आप बात कर लेते हैं, यानी बातचीत का जो क्रम है वो सिलसिला कहीं ज्यादा तीव्र हुआ है, लेकिन लिखने का जो सिलसिला है बहुत मध्यम मध्यम क्या एकदम कम हो गया है। और हम जो है इस वजह से क्या होता है कि हम जो बातें बोल पाते हैं, जो बातें हम जो है कन्विंस कर पाते हैं, जब हम लिखने बैठते हैं तो हमें तमाम तरह की दिक्कतें होती है। बहुत सारे बच्चों से सवाल जब या कह सकते हैं वो मिलते हैं तो वो ये कहते हैं कि सर स्टार्ट कैसे करेंगे, कैसे एंड करेंगे, ये तमाम तरह की दिक्कतें रहती हैं, ठीक है, बच्चों में। और वो दिक्कतें इसलिए रहती है क्योंकि वो लिखने की शैली, लिखने की प्रैक्टिस जो है वो नहीं रहती है। लेकिन ये समझ लीजिए कि वास्तव में कि डे टू डे लाइफ में देखा जाए तो दोनों का इंपॉर्टेंस है, और खासकर आप जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं लिखने की भी जो है आपको लगातार हर कदम पर जो है वो जरूरत होगी। एक आम आदमी के लिए कुछ एक ऐसे अवसर होंगे जहां पर उनको लिखना, कुछ लेटर या एप्लीकेशंस या इस तरह की जो है वो ज़रूरतें पड़ सकती है। और दूसरी बात कि वो पड़ सकती है और वो टेढ़ा मेढ़ा टूटी फूटी भी लिख दिया तो वो बात चल जाती है। बट जब आप एक प्रोफेशनल लाइफ में जब आप आते हो या फिर आप उसी पोस्ट के लिए जो है आप सेलेक्ट होते हैं, तो आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए कि वास्तव में कैसे हम लिख सकते हैं, कैसे हमको बोलना चाहिए, कितने कम शब्दों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातें, यानी कि सागर को जो है गागर में डालने की आपके अंदर कितनी कौशल है, ये सारी जो विशेषता है ना वो विशेषता होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल ये सब बातें हैं, बातों का कह सकते हैं बहुत सारे मतलब कह सकते हैं कि उसके फायदे भी हैं, उसके नुकसान भी। बहुत बात करने लगेंगे तो बहुत बातें निकलती चली जाती है, और हम लोग के पास तो बातों का खजाना होता है, ठीक है, और उसकी ज़रूरत भी होती है, और वो बोलना आप स्टार्ट करिए तो फिर कह सकते हैं कि बातें रुकती नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो है सोचना पड़ेगा, हमें उस पर एक विराम, उस पर एक कंट्रोल, एक नियंत्रण रख कर जो है हमें क्या है कि काम करना होगा, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम सब ये समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले कुछ सालों में एसएससी ने जैसे सीजीएल के एग्जाम्स लिए, या फिर जो है सीएचएसएल का हो गया, ठीक है, एमटीएस के एग्जाम्स हो गए, तो इन सारे परीक्षाओं में कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव जो सवाल पूछे गए उन सारे सवालों को थोड़ा सा अगर हम देख लें, ठीक है, हम सीजीएल टीयर 3 की बात कर रहे हैं, लेकिन सीएचएसएल की बात करें, एमटीएस की बात करें, तो वहां पर जो पूछे गए जो सवाल है ना, पूछे गए जो भी एप्लीकेशन, जो भी सामान्य लेटर हो गया या पर्सनल लेटर हो गया या फिर कह सकते हैं निबंध है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो क्या है कि स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा अंतर है, ऐसा नहीं है। तो हम लोग अगर उन सारे जो है एग्जाम्स को, अगर उसके क्वेश्चंस को एक बार हम देख लें, एक बार जो है सरसरी निगाह से हम उसके टेक्निकल पॉइंट्स को समझ लें, तो हम बहुत हद तक हम अपने जो प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन का डायरेक्शन जो है हम निर्धारित कर सकते हैं। हमें जो है उसके संबंध में एक कह सकते हैं बेहतर हमारे एक मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो सकता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो आज के यह क्लास जो है ये पूरा डेडिकेटेड है पिछले साल आए हुए जो सवाल है उन सवालों का जो है वो क्या है कि विश्लेषण करना। तो चलिए आज के इस क्लास में यहाँ पर जैसा कि बैनर हमने लगाया है, एसएससी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स हो गया और एसएससी प्रीवियस ईयर्स डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पेपर्स है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि मैं कोशिश करूंगा कि इसको और जितना भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, और अभी आप देखेंगे कि इसका कैसे इंटरेस्टिंग देखिए क्या होता है कि बहुत सारे पिक्चर्स, क्या होता है कि जो टॉपिक आया हुआ है उससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको उसका लोगो पता है, आपको उसका जो है वो कह सकते हैं कॉन्सेप्ट पता है, तो आपको लिखने में बहुत आसानी होगी, ठीक है ना, लिखने में बहुत आसानी होती है अगर आपके पिक्चर्स जो है दिमाग में सेट है, ठीक है। तो देखिए ये डिस्क्रिप्टिव पेपर्स है जो कि एमटीएस 2016 में पूछा गया था, और इसमें देखिए लिखा था कि इसमें देखिए ये पहला और हमारे हिसाब से एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसमें इतने विकल्प दिए गए थे, उसमें से किसी एक को जो है वो चुनने की आज़ादी थी आपके पास, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ। और अगर एमटीएस 2016 का पेपर देंगे तो इसमें जो पहला है वो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। अब देखिए शिक्षा और जीवन, यहाँ पे देखिए शिक्षा और जीवन,
अब आपको जो है इस पर एक निबंध लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद वर्षा ऋतु, ये सब बचपन में जो हम लोग लिखा करते थे कि जो है ठंड की ऋतु या वर्षा ऋतु। मोबाइल फोन, ठीक है, मोबाइल फोन हो गया। क्रिकेट मैच है। एक अच्छे नागरिक के क्या उत्तरदायित्व है, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा अगर कठिन की बात करें, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा कह सकते हैं कि बेहतरीन निबंध लिखा जा सकता है। हालांकि सब पे लिखा जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक कह सकते हैं कि अगर एक बौद्धिक व्यक्ति की बात करें तो बौद्धिक लेवल, या एक तरह से कह सकते हैं कि जो यूपीएससी वगैरह सबके भी लेवल के जो निबंध है, एक अच्छे नागरिक के उत्तरदायित्व क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। तो देखिए, शिक्षा और जीवन, शिक्षा का जीवन से संबंध कैसा है? क्या शिक्षाहीन व्यक्ति, शिक्षा विहीन व्यक्ति क्या जीवन वो जी नहीं सकता है? क्या वो जिंदगी जी नहीं सकता है? जी सकता है। लेकिन क्या है, एजुकेशन कैसे हमारे जीवन को सरल, सुगम्य और सबसे बड़ी बात कि सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाने की जो है वो क्या है कि वो उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा हमारे जीवन से क्या जो है किस रूप में जुड़ा हुआ है और किस रूप में हमारे जीवन को बहुआयामी बना सकता है, मल्टी डायमेंशनल बना सकता है, ठीक है। ये चीज जो है वो क्या है कि ये सवाल पूछा गया था, इस पर जो है निबंध आपको लिखना था, ठीक है। वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु। मोबाइल फोन का, मोबाइल फोन पे। क्रिकेट मैच का है, कोई क्रिकेट मैच का जो है इसमें एक्सप्लेनेशन देना था, ठीक है। एक अच्छे नागरिक के उत्तरदायित्व क्या क्या है, ठीक है। एक अच्छे नागरिक के उत्तरदायित्व की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें जो है वो क्या है कि अगर आप देखिए तो ये जो है मुझे बात याद आती है, एक अच्छे नागरिक के उत्तरदायित्व जो है, उत्तरदायित्व का मतलब है जस्ट लाइक आप कह सकते हो कर्तव्य, उनके ड्यूटीज क्या है। ड्यूटीज मतलब ये होता है, ठीक है, ड्यूटीज ये होता है जिसे किया जाना चाहिए, ठीक है ना। यहां कर्तव्य की अगर हम बात करें तो यहां पे शब्द जो है वो क्या है कि इसका एक शब्द में समझिए कि चाहिए। कर्तव्य क्या होता है? तो जो करना चाहिए, जो कह सकते हैं कि जिसका किया जाना समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। उत्तरदायित्व, अगर एक अच्छे नागरिक के उत्तरदायित्व की बात करें तो वास्तव में इसके अंतर्गत अगर मुझे लिखने को होता, अगर कहा जाता, और वास्तव में मैं इसको इसलिए अच्छा थोड़ा मानता हूं, ये निबंध का एक स्टैंडर्ड मानता हूं निबंध, क्योंकि ये वास्तव में जो अगर देखा जाए तो हम सब क्या करते हैं कि हम सब सिर्फ और सिर्फ अधिकार की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे समाज के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति, दुनिया के प्रति, समस्त मानव जगत के प्रति, समस्त प्राणी जगत के प्रति हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारे दायित्व। देखिए, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। प्रकृति ये नहीं कहता कि आप कुछ हमें दीजिए, लेकिन वो जरूर जो है इस बात की उम्मीद करता है कि हमने कि प्रकृति सिर्फ ये करता चाहता है हम सबसे कि हम उनका सम्मान करें, हम उनका बेवजह दोहन ना करें और जरूरत से ज्यादा दोहन ना करें। और किसी भी चीज का तो यहीं पे जो निकल कर आता है कि आप जो है वो क्या है कि प्रकृति इतना समृद्ध, इतना धनवान और इतना दिलेर है कि दुनिया में चाहे जितनी आबादी हो, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति का उसके पास कैपेसिटी है, लेकिन किसी की लालच की पूर्ति का उसके पास कैपेसिटी नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी लालच से प्रकृति का इतना दोहन करते हैं कि प्रकृति फिर क्या हो जाती है, वो मजबूर हो जाती है हम मनुष्यों से बदला लेने के लिए। या फिर आप उसको, बदला शब्द का कहने का मतलब है कि वो गलत हो जाएगा, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति को जब हम बेतरतीब दोहन करके जब उसे हम असंतुलित कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है प्रकृति खुद से संतुलित अपने को करने के लिए मजबूर हो जाती है। और फिर अपने को संतुलित करने के लिए फिर प्रकृति के जो दृश्य, जो नज़ारे हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं वो इतने भयानक होते हैं, उसके अनुभव इतने कड़वे होते हैं, फिर जो है हम मजबूर होकर कहते हैं, फिर हम ये एहसास करते हैं कि वास्तव में प्रकृति के साथ हमने बहुत ही गलत किया। ठीक है, कभी भी देखिए, ध्यान रखिएगा कि मनुष्य में देखिए सूरज बहुत गर्मी अगर पैदा करता है, ठीक है ना, तो हम सूरज को गाली नहीं देते, कहीं ना कहीं उस जगह पे एहसास जरूर होता है कि हमने कुछ गलत किया। बाढ़, भूकंप अगर आता है तो हम प्रकृति को गाली नहीं देते कि प्रकृति को जो है कि तुमने बहुत दुष्ट हो, तुमने जो है, तुम्हें दया नाम की चीज नहीं है तुम्हारे, आप ऐसी चीज बात नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। ये वास्तव में जो है कह सकते हैं ना, जो इथिक्स है, जो नैतिकता और अनैतिकता है ना, वो मनुष्य से जुड़ा हुआ है। और वो भी मनुष्य कैसा मनुष्य, जो सामाजिक प्राणी है, और मनुष्य के भी कैसे कर्म जो ऐच्छिक कर्म है, अनैच्छिक कर्म नहीं। किसी ने दबाव में किसी मनुष्य से, व्यक्ति से
किसी पे कुछ सिग्नेचर करवा लिया, ठीक है, जिससे देश को नुकसान हुआ, जिससे जो है वो क्या है कि देश को नुकसान होने वाला है या समाज को नुकसान होने वाला है, तो इस कर्म के लिए उसकी नैतिकता और अनैतिकता का सवाल। जैसे बच्चे जो है अगर बिस्तर में जो है पेशाब कर देते हैं, तो आप ये नहीं कहते हो बहुत दुष्ट है, बहुत बदमाश टाइप का, छोटा सा नवजात शिशु जो है वो बच्चे में जो है, तो उसको माँ बहुत प्यार से जो है उसके कपड़े को बदलती है। आप उस जगह पे मारते नहीं हो, पीटते नहीं हो, या उसको जो है वो क्या है कि आप गलत अच्छा सही, क्योंकि उसको उसके उस कर्म पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं है, वो अनैच्छिक कर्म है, उसके ऐच्छिक कर्म नहीं है, उसकी इच्छा से नहीं हो रहा है वो जो है, बल्कि वो स्वाभाविक रूप से अपने आप जो है हो जा रहा है। तो ये तमाम तरह की चीजें, तो इसीलिए देखिएगा कि जब 42वां संविधान संशोधन 1976 जब पारित हुआ, उसके पहले आप समझ जाइए हमारे देश के मूल संविधान में कोई भी मूल कर्तव्य का जिक्र नहीं था, ठीक है, कोई जिक्र नहीं था। और दुनिया के रूस को छोड़ दिया जाए तो शायद लोकतांत्रिक देश में जापान ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है, ठीक है, जहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। तो अब आप ऐसे सोचो क्यों नहीं बात की गई? क्या अमेरिका बेवकूफ था? क्या और सारे जो देश जिसने अपना संविधान लिखा उस संविधान में क्यों नहीं उसको इनकॉर्पोरेट किया, फंडामेंटल ड्यूटीज को क्यों नहीं किया? तो क्यों नहीं किया, इसका रीजन ये समझिए कि उन सारे देश के संविधान निर्माता इस बात को महसूस करते थे कि देश की जनता खुद इस बात को वो महसूस कर लेगी कि उसका देश के प्रति या समाज के प्रति, परिवार के प्रति, संपूर्ण मानव जगत के प्रति उसके क्या उत्तरदायित्व है, उसके क्या कर्तव्य है, ये बात वो खुद महसूस कर लेंगे। तो सवाल फिर ये उठा कि जब हमारे देश का जब संविधान बनने लगा तो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने भी ऐसा ही सोचा कि भाई देश अपना है, हर व्यक्ति का इतनी 200 सालों की जो है गुलामी की या दास्ता की जंजीर से जकड़ा जो भारत है वो भारत आज़ाद हुआ। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो हर व्यक्ति आज़ादी की कीमत को समझेगा, वो खुद जो है ये महसूस करेगा कि देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति हमारे फर्ज क्या है, हमारे उत्तरदायित्व क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है। इसलिए हमारे देश के मूल संविधान में कहीं पर भी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात नहीं की गई। लेकिन 1976 तक जाते जाते कह सकते हो जो भी है कि देश को यह एहसास हो गया कि नहीं, इसके लिए जो है कुछ ना कुछ हमें जो है कह सकते हैं संविधान में संवैधानिक प्रावधान करने होंगे। और फिर जाके जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 51 का 4 का भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में जो है 10 आर्टिकल जो 10 जो है मूल कर्तव्य जोड़े गए, बाद में जो है एक और कर्तव्य जोड़ा गया, तो टोटल जो है मूल कर्तव्य जो है वो 11 है। ये तो हो गया आपका एक तरह से समझिए उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको सुना। अभी देखिए, अभी मैं 200 शब्दों में आपको नहीं समझा रहा हूँ, मैं 250 शब्दों में नहीं समझा रहा हूँ। मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा पहले मैं चाहूँगा कि उसका ब्रॉडर सेंस में, उसका ब्रॉडर एस्पेक्ट आप समझो पहले, है ना, पहले समझेंगे। देखिए जब बहुत सारी चीज़ें जानते हो ना तो उसको छोटा करना आसान होता है, लेकिन जहाँ छोटी चीज़ें जानते हैं ना तो उसको बड़ा करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए आपको जो है थोड़ा सा पहले ब्रॉडर सेंस में आपको डिटेल में समझना है। आप उसको जो है कह सकते हैं कि स्काई इज द लिमिट, एक कॉन्सेप्ट आपको कि थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं ना भटक जाने दीजिए, थोड़ा सा बहक जाने दो। जब आप कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं या जो पढ़ते हो ना, थोड़ा सा बहक कर पढ़िए। आप केवल 200 शब्दों की चीज़ें ही मत पढ़िए, तो वहाँ पर आपको दिक्कतें होंगी। कितने निबंध आप रट पाएंगे? और मैं जितनी बातें कह रहा हूँ उसमें केवल एक निबंध का एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसमें कई जगह पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। जो बातें मैं कह रहा हूँ, बात शुरू तो यहाँ से हुई है, लेकिन जितनी भी बातें बताई जा रही है ना, ये बातें ध्यान रखिएगा कि ये केवल इसी निबंध के लिए नहीं, कई जगह पे इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, कर सकते हो आप। ये आप पर डिपेंड कर सकता है कि मैं जो आपको बता रहा हूं उसका अगर प्रसंग किसी और जगह पे है तो उसका आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी जो है वो क्या होगी कि वो नफासत जिसको कहते हैं ना, कि वो आपका कौशल होगा, आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं कोशिश करूंगा लास्ट में मैं जब भी कोई चीज बताऊंगा तो मैं 200-250 शब्द में भी आपको बताऊंगा कि इसमें क्या लिखना। अब इतनी सारी बातें आप समझ गए, अब इसको कम से कम कंसाइज करके आप कैसे लिखोगे। तो ये चीज जो है वास्तव में इसी के लिए क्लास की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज आप कहीं पे पढ़ लोगे कुछ भी, और केवल इस तरह का खाना पूर्ति करना वो तो बहुत आसान काम होता है, ठीक है, कि भाई हमने लिया और फटाफट जो है बता दिया ये है इस तरह का है, जो है ये बहुत ही खाना पूर्ति करना है। लेकिन अगर आप उसको सिस्टमेटिक वे में पढ़ाना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। रीजन क्या होता है ना, इसका क्या रीजन है? रीजन ये है कि हम लोग मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ कर इतने शुष्क हो जाते हैं, ठीक है,
इतने शुष्क हो जाते हैं कि जो वास्तव में जो आर्टिस्टिक सब्जेक्ट होता है, या कह सकते हैं कि जो हमारे विचारों को बहुआयामी बना सकता है, यानी कि सामान्य ज्ञान, या जो है हमने तो सामान्य तौर पे हमने तो ये देखा है कि जो है वो क्या है कि क्लासेस में ये कहे जाते हैं कि रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश यही 3 मेन सब्जेक्ट है, इसी पर ज़्यादा फोकस करो, जीएस पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करो, जीएस में कुछ भी कर लो, कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाओगे, है ना। और लड़के फिर क्या, वो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में जो है वो डटे रहते हैं। वो ठीक है, वो उसका इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन आप जीएस को एकदम इग्नोर करेंगे तो अब आप बताओ टीयर 3 में कौन सा मैथ्स आपको काम देगा, कौन सा रीजनिंग, कौन सा इंग्लिश काम देगा। यहाँ पे तो आपके सामान्य जो जानकारी, सामान्य ज्ञान से संबंधित जो भी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी वही तो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा ना। यहाँ पे इतना समझ जाइए कि निबंध, आवेदन पत्र, जो कुछ भी है ना, मेरे हिसाब से क्या है कि यहाँ पर एक कह सकते हो कि दीन दुनिया के बारे में आपकी जो सामान्य समझ है, जो जानकारी है, वो कितना एनरिच्ड है, कितना समृद्ध है, और सबसे बड़ी चीज़ कि किताबों में पढ़ी हुई जो बातें हैं उन बातों को आप एक कहते हैं ना कि उसको आप समझदारी के साथ आत्मसात किया या केवल एक खाना पूर्ति के रूप में पढ़ा, ये बहुत काउंट करता है। जब आप समझ के पढ़ते हो ना, तो समझ कर पढ़ी हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना सिर्फ उसी विषय बल्कि अन्य सारे उन जगहों पर भी उसका इस्तेमाल कर लेते हो जहां पर इस संबंध में कोई चर्चा जो है हो रही होती है। तो इसीलिए जो है वो क्या होता है कि आपको ये समझने की जरूरत होती है। तो वहां पे देखिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना, वहां कहते हैं संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्था और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करे, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 10 कर्तव्य गिनाना है, लेकिन वहां से आपको ये फर्ज आपको पता चल जाएगा, उत्तरदायित्व तो पता चल जाए। एक अच्छे नागरिक, ध्यान रखिएगा कि हम ये नागरिकता का मतलब है कि आप भारतीय हो, किसी विदेशी के यहाँ पे उससे हम उम्मीद नहीं कर रहे कि आप उत्तरदायित्व आपका क्या है। वहाँ यहाँ पे एक अच्छे नागरिक के उत्तरदायित्व क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए गुड सिटीजन क्या है, ये एक्सप्लेन करना है। क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच को जो है आपको क्या है कि मतलब एक रोमांचक किसी मैच की कल्पना करनी है कि आपको जो है क्या, उसको जितना रोमांचक मैच का जो है एकदम सस्पेंस वाला जो है आईपीएल का जो अभी वो लास्ट स्लो ओवर में जो है वो क्या है ना कि फाइनल रिजल्ट जो निकल, वो जो है उस तरह का, तो आप कोई एक जो है कल्पना करिए। या देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे क्रिकेट मैच है, आपको इस तरह का कोई है ही नहीं क्रिकेट मैच का जो है इंटरेस्ट तो है, बट ऐसा तो आप कल्पना कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि ऐसा डे टू डे लाइफ में हुआ है और तभी लिखो आप, ठीक है, नहीं हुआ है तो छोड़ दो। अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा लेकिन वही आपको थोड़ा बहुत लग रहा है कि ये हम लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई क्रिकेट मैच ऐसा नहीं है रोमांचक जिसको एक्सप्लेन किया जा सके, तो आप कल्पना कर लीजिए। आप उसमें दोनों चीज़ें जो है दिखा सकते हो। आप ये क्रिकेट मैच जो है वो क्या है कि आप जो रियल लाइफ में जो कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो खेले जाते हैं, आप 1975 का वर्ल्ड कप का जो है वो क्या है कि अगर थोड़ा बहुत याद है, कपिल देव 175 रन बनाए थे, है ना, वो सब चीज़ें जो है भारत कैसे जीता था, वेस्ट इंडीज़ जैसा जो है एक विस्फोटक जो है कह सकते हैं कि उस समय एक सर कहते हैं ना मोनोपोली क्रिकेट में जो है क्रिकेट की दुनिया में जिसकी थी, जिसका जो है कह सकते हैं कि नाम ही जो है जीत की पक्की गारंटी हुआ करती थी। आप समझ जाइए कि उसको हरा देना ये कितना मतलब टफ जॉब रहा होगा। वो भारत ने तो खेलते खेलते देखते देखते फाइनल पहुंच गया, तो फाइनल पहुंच गया तो फाइनल भी जीत जाएगा, किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो आप उसको जो है थोड़ा सा, अगर आपको इतना याद है, अगर आप, और देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर ये भी सोच सकते हो कि भाई वो तो 1975 का किसने कितना रन बनाया ये तो याद नहीं है, बस एक बात याद है कि कपिल देव जो है 175 रन बनाए थे, ठीक है, वो सब जो है बहुत शानदार कैच लिया था, ठीक है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ जिम्बाब्वे के विरुद्ध हुआ था मैच, लेकिन फाइनल जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुआ। इतने तथ्य कोई जरूरत नहीं है कि आपको एकदम एक एक वर्ड, एक एक बॉल का जो है एनालिसिस करना है, बस मोटे तौर पे आपको एक्सप्लेन करना है। 200-250 वर्ड्स में कितनी गुंजाइश है आपके पास जो है कि आप इतने सारे जो है डाटा, वहां पे फैक्ट्स की परीक्षा नहीं हो रही है, इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या है कि आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो है अगर निबंध आप देख रहे हैं
तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि शिक्षा और जीवन का क्या। अब वर्षा ऋतु की बात करें, अब वर्षा ऋतु जो है वो क्या है, अगर आप देखें हिंदुस्तान की के लिए जो है, अब इसको क्या लिखेंगे, है ना, कैसे लिखोगे, तो आप इसमें जो है क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये चीज समझिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण बात है कि आपको जो है, जैसे जैसे वर्षा ऋतु की बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ शब्द है, अनावृष्टि, ठीक है, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ठीक है, अतिवृष्टि। यहाँ पे भारत में कृषि जो है, अब देखिए क्या क्या शब्द है, कृषि, भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है, ठीक है, भारत की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर करती है। यह बात सही है कि अभी टर्शियरी सेक्टर जो है उसका कुल जीडीपी में योगदान बढ़ गया है, सेवा क्षेत्र, लेकिन अभी भी भारत की अधिकांश आबादी प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि वगैरह पर पे जो है वो निर्भर है, ठीक है, कृषि पे निर्भर, अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है, और कृषि जो है किस पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर है। लेकिन वर्षा के साथ क्या है, अनावृष्टि होती है, अतिवृष्टि होती है। अतिवृष्टि में सब फसल बर्बाद हो जाते हैं, अनावृष्टि में सूखा जो है पड़ जाता है। तो हमें क्या है कि वास्तव में बारिश कैसी होनी चाहिए, बारिश जो है वो संतुलित रूप से, ना ही बहुत ज्यादा ना ही बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है। और जब बहुत ज्यादा होती है तो फिर क्या होता है, तब जो है तबाही का मंजर रहता है, हर जगह बाढ़ जो है, इतने जब अनावृष्टि आती है तो सूखा पड़ जाता है। तो वास्तव में क्या है कि तो ये आप इसको जो है ये समझकर उसको लिखना है, वर्षा ऋतु का क्या महत्व है, क्या वर्षा ऋतु से किस तरह का, और वर्तमान समय में अतिवृष्टि अनावृष्टि की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण से संबंधित जो बातें हैं उसमें हमने इतना असंतुलन पैदा कर दिया कि आज जो है सारे मौसम का जो चक्र है वो चक्र जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये तमाम तरह की बातें करनी है, ठीक है। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर्स जो है इसमें एमटीएस 2016 में जो सवाल पूछे गए पत्र से संबंधित जो है उसको हम लोग एक्सप्लेन करें, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर पत्र लिखे, राइट लेटर ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, ठीक है। पहला है कॉलेज लाइब्रेरी में कहानी की नई पुस्तकें मंगवाने के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष को, ठीक है, पुस्तकालयाध्यक्ष को उसको क्या है कि लेटर लिखना है, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पे पुस्तकालयाध्यक्ष को लिखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या ना कि जब आप लेटर्स आप लिखिए या पढ़िए तो पहले इसको डिफाइन करिए कि ये लेटर कैसा है, ये इनफॉर्मल लेटर है या फॉर्मल लेटर है, ठीक है। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर का मतलब आप कह सकते हो पर्सनल लेटर। तो ये इनफॉर्मल लेटर है या फॉर्मल लेटर, इसको आपको जो है वो क्या है कि पहले तय करना होगा, ठीक है। तो देखिए कॉलेज लाइब्रेरी में कहानी की नई पुस्तकें आप मंगवाने के लिए लाइब्रेरियन को जो है आप क्या करते हो, लेटर आपको लिखना है। तो ये कोई मतलब जो है पर्सनल लेटर नहीं है, ये एक आवेदन पत्र होगा, ठीक है, एक एप्लीकेशन होगा, ठीक है। और आपको जो है यहाँ पर ये ध्यान देखना है कि कॉलेज लाइब्रेरी में आप कोई अपना पर्सनल जो है वो क्या है कि यूज के लिए नहीं, कॉलेज लाइब्रेरी में कहानी की नई पुस्तकें, ठीक है, कहानी की नई पुस्तकें मंगवाने, और किसको लिखना है, जाहिर सी बात है लाइब्रेरियन को लिखना है। तो लाइब्रेरियन को लिखना है तो आप क्या करोगे, आप उससे आवेदन करेंगे कि कहानी की नई पुस्तकें जो है हमारी लाइब्रेरी, और आपको ये बताना होगा, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, हालांकि 150 शब्द में लिखना है। तो थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि कहानी जो है वास्तव में इंसानी दुनिया की जीवन गाथा होती है, ठीक है ना, वो जीवन गाथा होती है, और एक व्यक्ति के जीवन में घटित जो घटनाएं होती है जब वो कहानी के रूप में प्रस्तुत होता है तो वो अन्य व्यक्ति के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन जाते हैं, या फिर उसके जो कह सकते हैं कि विवेक बुद्धि के समृद्धि का एक बहुत बड़ा कारक बन जाते हैं। बात यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ कि वो आपको जो है वही लिखना है, आपका एक अपना एक ओपिनियन होना चाहिए, क्या आपको स्टार्ट कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो क्या है कि आपको देखना है, और इसके बारे में जिक्र करेंगे। मित्रों के साथ जयपुर घूमने जाने की अनुमति के लिए, अब देखिए यहाँ पर एक दो चीज़ें समझिएगा कि ये जो है बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के संबंध में, गर्मी की छुट्टियाँ साथ बिताने का, ठीक है ना, इसके बाद समय पर बिजली बिल ना मिलने से, तो यहाँ पे देखिए एक चीज आप देख रहे होगे, कहानी की नई पुस्तकें मंगाने की, ठीक है, जयपुर घूमने जाने की, घूमने जाने यानी पर्यटन, पर्यटन करने जाना है, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के संबंध में, अब कानून व्यवस्था है, ठीक है। इसके बाद गर्मी की छुट्टियां साथ बिताने यानी साथ बिताने की बात,
ठीक है। इसके बाद समय पर बिजली बिल ना मिलने से क्षेत्रीय बिजली ऑफिसर को, बिजली बिल ना मिलने से, बिजली बिल ना मिलने से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बात जो है नोटेबल पॉइंट जो है, जो नोट करने लायक है, कि यहाँ पे कहानी की नई पुस्तकें, यहाँ पे घूमने जाने, यहाँ पे कानून व्यवस्था, साथ बिताने, ना मिलने। तो कहानी की नई पुस्तकें यहाँ पे स्टार्ट करने का एक बहुत अच्छा एक आपको क्लू मिलेगा कि कहानी की नई पुस्तकें। तो सबसे पहले मन में तो यही होना चाहिए, या सबसे पहले स्टार्ट आप ऐसे कर सकते हो, मतलब मेन बॉडी बता रहा हूं, अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं कि अभी कैसे एड्रेस करेंगे, आपका क्या होगा भी नहीं, मेन बॉडी की बात कर रहा हूं, मेन स्ट्रक्चर समझिए कि कहानी की नई पुस्तकें मंगवाने के लिए। तो सबसे पहली बात कि कहानी की पुस्तक की जरूरत क्यों है, तो कहानी की पुस्तकों का थोड़ा सा जो है आपको कि वो कैसे हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रेमचंद्र की कहानियां सोचिए, क्या कुछ ना कुछ तो महत्व कोई बात है, कुछ होगी ना, कि प्रेमचंद्र की डेथ कब हो गई, प्रेमचंद्र की रचनाएं कितनी पुरानी है, फिर भी आज प्रासंगिक है, फिर भी उसे पाठ्य पुस्तकों में पढ़ी जाती है, फिर भी लोग उनको याद करते हैं, फिर भी उनकी पुस्तकें बिकती है। कितनी पुरानी हो गई, लेकिन हर पीढ़ी के लोग जो है, हर जनरेशन के लोग उनकी जो है किताबों को जो है वो पढ़ना चाहते हैं। तो क्या रीज़न है, कुछ ना कुछ तो कहानी की बातें, कहानी में जो कह सकते हैं कि जो जीवन की, जो किसी व्यक्ति देखिए, जो प्रेमचंद्र की जो कहानियाँ हैं वो कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं, और डे टू डे लाइफ से जुड़ी किसी एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं होती है ना, वो बहुत सारे लोगों के जीवन में वैसी घटनाएं घटित हो रही होती है या घट चुकी होती है। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में घटित घटनाओं पर जब कोई कहानी लिखी जाती है, तो अन्य वो जो व्यक्ति होता है जिसके साथ वैसी ही घटनाएं घटित हो रही होती है, उनको उस कहानी में अपना एक रिफ्लेक्शन नजर आता है, ठीक है ना, उनको एक रिफ्लेक्शन नजर आता है, और उनको फिर वो कहानियां बहुत अच्छी लगने लगती है, उनको लगता है कि नहीं ऐसा तो मेरे भी जीवन के साथ, और अगर नहीं भी हुआ और दयालु प्रवृत्ति के हैं आप, तो आप उस कहानी को सुनकर उसके प्रति एक संवेदना ना चाहते हुए भी आपके मुख से, आपके जो है वो कह सकते हैं कि हृदय से उस तरह के भाव जो है वो कह के पैदा होने लगते हैं। तो ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण बातें हो जाती है। अगर इतना समझते हैं तो आप उसको स्टार्ट ही ऐसे करिए कि उसका जो है वो क्या है कि कहानी की जो पुस्तकें वो केवल मनोरंजन मात्र के लिए नहीं, बल्कि वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होती है। इसलिए और प्रस्तुत होती है, और यही कारण रहता है, यही कारण रहा कि प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियाँ अमर हो गई, शाश्वत जीवन को जो है प्राप्त हुई। अब जो है उसमें क्या है कि उसमें आप ये लिखेंगे कि हमारे लाइब्रेरी में इस तरह की पुस्तकों का जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन की जो है, जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, एक प्रेरणादायी जो है वो क्या है कि मतलब जो है प्रेरणादायी स्रोत के रूप में कार्य कर सकते हैं। ऐसी पुस्तकों का लाइब्रेरी में होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि बच्चे पढ़कर इस बात को महसूस कर रह सके और साथ में अपने अंदर एक नैतिक मूल्यों को जागृत कर सके, जिसके हिसाब से एक बेहतर जीवन यापन कर सके। अतः श्रीमान से निवेदन है कि पुस्तकालय अध्यक्ष पुस्तकालय में ऐसी जो है कहानियों की पुस्तकें अवश्य होनी चाहिए, जो किसी न किसी रूप में हम विद्यार्थियों को इस तरह से जो है आपको लिखना है। बात समझ में आ रही है? तो आपको देखिए अब देखिए घूमने जाने, क्यों घूमने जाने आपको, तो आपको ये बताना होगा पर्यटन का क्या महत्व है, ठीक है। तो यहां पर पर्यटन की कहा जाता है कि पर्यटन, देखिए पर्यटन का महत्व अगर आप समझिए कि पर्यटन का एक व्यक्ति के जीवन में वो क्या महत्व होता है, तो पर्यटन में क्या है, पर्यटन के पूर्व जो व्यक्ति होता है ना, पर्यटन के बाद जब वो घूम कर, जब वो पर्यटन करके वापस लौटता है, तो उस व्यक्ति में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। फिर वो व्यक्ति वो नहीं होता जो पर्यटन के पहले का होता है। उसमें बहुत सारे, कोई भी चीज़ आप देख कर जो है, कभी आपने ताजमहल नहीं देखा है मान लीजिए, ठीक है, आप सुन रहे हैं, लेकिन आप एक बार ताजमहल जाके देख के आ जाइए, तो ताजमहल जब देख के वापस लौटोगे ना, तो आपको लगेगा नहीं था वो क्या है कि किसने जो है, कौन सा राष्ट्रपति, जो जॉर्ज बुश था या बिल क्लिंटन थे, कौन थे नहीं मालूम है, याद नहीं एग्जैक्टली, ठीक है, कि वो जब आए ताजमहल जब देखा,
तो उन्होंने जो है ये कहा कि इस दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं। एक वर्ग उन लोगों का है जिन्होंने ताजमहल देखा है, और एक वर्ग उन लोगों का है जो ताजमहल नहीं देखा है। क्या दिखा रहा है? और उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उन लोगों के समूह में आता हूं जिसने ताजमहल देखा है। समझ में बात आ रही है? और ऐसा नहीं कि मैं ये सब पढ़ कर बता रहा हूँ, मैं जैसे यह आता है तो ऐसे दिमाग में चूंकि पढ़ता रहता हूँ तो कहीं ना कहीं ये इस तरह से एग्जाम्पल्स मिलते रहते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि आपको प्लीज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप सोचते हैं कि 10-15 दिन में ये सब चीज़ें हो जाएंगी, अब मजबूरी भी है, आप चाहे जो भी समझ लीजिए कि आपको शायद कोई जागृत नहीं कर पाता है या मोटिवेट नहीं कर पाता, मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, इसलिए आप शायद इस तरह की बातें सोच नहीं पाते हो। ठीक है ना? तो फिलहाल चलिए, ये हो गया। तो यहाँ पे घूमने का, पर्यटन का क्या महत्व है, तो आप इसको समझाएंगे तभी तो पिता अनुमति देंगे ना। तभी ऐसे सोचेगा अच्छा ये मस्खरी करने जा रहा है वहां पे, है ना? तो आप उसको बताना पड़ेगा कि घूमना। कानून व्यवस्था, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का सही रहना कितना जरूरी है, आप सोचिए। तो इसलिए जो है कानून व्यवस्था का सही होना कितना महत्वपूर्ण है एक सामान्य सी जिंदगी, सामान्य व्यक्ति को जीने के लिए। तो उसमें अगर बिगाड़ हो जाएगा कुछ, तो वो कितनी दिक्कतें उत्पन्न कर सकती है। तो इसी से संबंधित जो है संपादक को पत्र लिखना है, ताकि वो अपने समाचार पत्र में इसको हाईलाइट करे। वो बातें जो है, जो सरकार है या जो भी कह सकते हैं कि उससे संबंधित जो अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी हमारी बातों को या इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, तो संपादक को पत्र लिखकर इस मैटर को हाईलाइट समाचार पत्रों में करना चाहते हैं। गर्मियों की छुट्टी साथ बिताने का निमंत्रण देते हो आप। साथ बिताने का क्या महत्व है? ठीक है, तो साथ बिताने का क्या, सामाजिकता जो है वो कैसे सीखोगे आप? सामाजिकता जो है कह सकते हैं ना कि जो वास्तव में क्या होता है कि जो मूल्य होते हैं, ठीक है ना, जो हमारी एटीट्यूड होता है, इसको अभिवृत्ति या मनोवृत्ति कहते हैं। ये मनोवृत्ति जो है हमारे सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया कैसी है, इस पर भी जो है वो क्या कि निर्भर करता है। ठीक है, सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कैसी है। हम जाहिर सी बात, एक अपराधी के घर में कोई बच्चा जन्म लेता है और उसी माहौल में रहता है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें अपराध की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के हावी होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप देख लीजिए क्या है, दाऊद इब्राहिम है या जो भी है, आप उनके परिवार में देख लीजिए तो सब के सब लोग जो है मैक्सिमम सब लोग उसी प्रवृत्ति के होंगे, उसी तरह के माहौल में पड़े, तो वही सोच, वही थिंकिंग, वही सब होंगे, तो पूरा खानदान उस पेशा में लग जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्या है कि सामान्य तौर पे ऐसी होती है जीवन में। तो साथ में क्या होता है ना, साथ में दो चीज़ें हैं, उसमें एक संगत से गुण जात है, संगत से गुण होत, संगत से गुण जात है। ठीक है ना, तो वही चीज़ है। तो संगत आपको बताना होगा कि उसमें सामाजिकता कहीं ना कहीं कैसे सीखते हैं, और आप बताना पड़ेगा कि साथ बिताने का क्या निमंत्रण, मतलब अपने मित्र को और साथ बिताने का पूरा आप बताएंगे कि पिछले कुछ सालों में हम सब जो है अलग अलग जगह पे रहकर अपने अध्ययन अध्यापन का काम कर रहे हैं, लेकिन वर्षों हो गए साथ बिताने का, है ना, साथ बिताने का। लेकिन इस गर्मी की छुट्टी में मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ अपना कुछ समय व्यतीत करो, ताकि हम सब ना सिर्फ अतीत की जो भूली बिसरी बातें हैं उसको फिर से रिवाइव किया जाए, जिंदा किया जाए, और साथ में हम सब भविष्य के, एक बेहतर भविष्य के निर्माण की कुछ बुनियादी और कुछ ठोस योजनाओं पर निर्धारण किया जा सके, ठोस योजनाओं का निर्धारण किया जा सके, और उसके क्रियान्वयन से संबंधित कुछ निर्णय पर काम कर सके। आप इस तरह कुछ भी लिखे, तो मतलब ऐसा भी लिखना है कि आपको लगे कि हाँ, आप एक बहुत ही जो है मतलब एक प्रेजेंटेशन जो है आपका अच्छा हो रहा है। समय पर बिजली बिल ना मिलने से संबंधित एक पत्र अपने क्षेत्रीय बिजली ऑफिसर को। ठीक है, ये सब हो गया। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर्स जो है आज CHSL 2015, तो इसमें देखिए पहला है स्वच्छ भारत अभियान विषय पर निबंध लिखे। ठीक है, क्लीन इंडिया कैंपेन, ठीक है, क्लीन इंडिया कैंपेन है। और देखिए यहाँ पे स्वच्छ भारत हमने इसको, ठीक है, ये हमने लगा दिया है। ठीक है, ऐसे तो पेपर में, न्यूज़पेपर में नहीं, सॉरी एग्जामिनेशन हॉल में नहीं आएगा इस तरह का, लेकिन हमने जो है ये बना दिया स्वच्छ भारत, है ना। गांधी जी का चश्मा लगाया, गांधी जी सोचिए स्वच्छता पर कितना ध्यान देते थे वो, ठीक है ना, तो इसलिए गांधी जी का चश्मा जो है वो लगाया गया उनको, उसको जो है एक मतलब मोनोग्राम के तौर पे जो है। और खिलाड़ियों के रियो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन पर खेल मंत्री को पत्र लिखें। ये सब पर्सनल लेटर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा अलंकार, देखिए पर्सनल लेटर में क्या है कि आपको एक आज़ादी होती है
संबोधन करने के, आपको जो है अपने भावों विचारों को बहुत अलंकारिक, बहुत सारे शब्दों में पिरो कर व्यक्त कर, बट यहाँ पर इस तरह की चीज़ों के लिए बड़ा फॉर्मल लिखना पड़ता है। फॉर्मल जो है, फॉर्मल लोगों के साथ फॉर्मल रहना पड़ता है ना, तो वैसे ही जो है, तो स्वच्छ भारत अभियान विषय पर निबंध लिखें। तो आप चाहे एक चीज़ देखिएगा, इससे आप क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि जो डे टू डे लाइफ में जो घटित घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं, यानी कि हमें जो है इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना है कि ड्रग्स का मान लीजिए जो है जो प्रकरण चल रहा है, ठीक है, या फिर सुशांत सिंह राजपूत ने अभी तो हत्या और आत्महत्या पे गुत्थी जो है अभी सुलझी हुई नहीं है, लेकिन क्या है कि आत्महत्या पर जो है एक कॉन्सेप्ट जो है युवाओं में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति, ठीक है ना। तो चलिए सुशांत सिंह राजपूत का यहाँ पे जिक्र नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के बहाने जो है वो क्या है कि एक प्रकरण से छिड़ गया कि आत्महत्या, मान लीजिए उसने आत्महत्या की, सपोज दैट, तो आत्महत्या करना चाहिए था, ठीक है, चाहे जिसने दबाव बनाया हो, जो भी प्रेशर, ठीक है, वो अपराधी तो है ही है, लेकिन बहुत सारे रास्ते हैं उससे निकल जाने के। ऐसा तो नहीं था कि बांध के किसी ने रख दिया होगा, ठीक है ना, कुछ ना कुछ जो है, जो भी चीजें हैं अभी तो फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन क्या है कि एक व्यक्ति को हमेशा क्या है कि बचने के सैकड़ों तरीके होते हैं, ठीक है, बहकने के, अगर कह सकते हैं रास्ते में देखिए हमेशा हर अंधेरी रात जो है वो इस बात का संदेश देकर जाती है कि अगले पल जो है या अगले दिन जो है एक नया सवेरा मिलने वाला है। तो अंधकार जीवन में बहुत हो, लेकिन उसमें हिम्मत अगर खो देते हैं तो फिर जो है, अच्छा कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जो है आपके पास पैसे की कमी थी, आपके पास 10-20 करोड़ का बैंक बैलेंस था ही था, आपके पास आपके सगे संबंधी सब रिलेटिव्स वगैरह, सिस्टर्स वगैरह इतने महत्वपूर्ण, पटना में आपकी जो है सारी प्रॉपर्टी इतना, तो किस बात की कमी थी? फिर क्यों इतना डिप्रेशन? तो इस वजह से क्या है कि आत्महत्या एक कह सकते हैं कि युवाओं में इसका तो प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये बात सही है, लेकिन जो है आपको ये दिखाना है कि इस तरह का जो है वो क्या है कि काम नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया खिलाड़ियों के रियो ओलंपिक में, तो जो है ये नोटिस कीजिएगा कि इसमें नई चीज़ें क्या क्या हो रही है, घटनाएं क्या क्या घटित हो रही है, उसके बारे में भी हमें बात करनी है, ठीक है। इसके बाद अपने मित्र को डिजिटल भारत अभियान, यानी कि देखिए एक चीज़ समझ लीजिएगा कि आपको मतलब करंट जो टॉपिक है उस टॉपिक से थोड़ा सा रिलेशन बनाकर चलना है, उसी से रिलेटेड जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे पहला जो देखा, ठीक है, इसके बाद देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर एक निबंध लिखे, बताए कि बच्चों में भेदभाव कैसे दूर किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर एक निबंध लिखे, तो यहाँ पर ये लिखा, आपको ये लिखना है कि भाई किस तारीख को स्टार्ट हुआ, क्या हुआ। अब आपको उसका पूरा नहीं कि इसमें कितना रुपया देगा, क्या होगा क्या नहीं, इससे कुछ नहीं, क्यों ऐसा कहा गया, क्यों बेटी बचाओ के पक्ष में इतना जोर दिया जा रहा है, क्योंकि भाई महिला और पुरुष, ठीक है, ये समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए, अगर एक पहिया पंक्चर हो जाए तो क्या ये गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो हमें क्या करना है, हमको दोनों पहिए को क्या करना है कि समान एफिशिएंसी वाला बनाना है, तभी ये गाड़ी जो है वो क्या है कि अच्छी चल सकती है। लेकिन ये पंक्चर हो जाए और ये जो है एकदम, तो आप जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा ना। तो इस वजह से जो है उस पर क्या है कि जोर दिया जाता है, और इसलिए उसको जो है वो क्या है कि हमें करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए कि अब देखिए लेटर देखिए CHFL 2017 में, आप लोधी रोड नई दिल्ली की रहने वाली महिला जसप्रीत है। अब देखिए यहाँ पर सामान्य तौर पे देखिए एड्रेस भी दे रहा है नई दिल्ली, ठीक है, महिमा जसप्रीत है, ठीक है, अपने छोटे भाई टिंकू का नाम, अपने भाई का नाम भी दे रहा है, टिंकू को समझाते हुए एक पत्र लिखे। अब देखिए यहाँ पर क्या ना, ये पर्सनल जो है आपका कहीं पर भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है, हर लड़का यही लिखेगा, क्योंकि ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये किसी का पर्सनल यहाँ पे कह सकते हैं पहचान नहीं है, इसलिए इन नामों का प्रयोग अगर करेंगे तो ये अनफेयर मीन्स में नहीं आएगा, ठीक है। जहां नाम ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया है तो वहां लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिख रहे हो तो ये अनफेयर मीन्स तब ये होगा, ठीक है। समझाते हुए पत्र लिखे, यदि वह एक अच्छा करियर बनाना चाहता है तो उसे अपने लक्ष्य से विचलित करने वाली सभी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, और सुझाव दें कि उसे केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। एक अच्छा करियर बनाना है, ठीक है,
लक्ष्य से विचलित करने वाली सभी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, फोकस किस पर करना चाहिए, पढ़ाई पर। ठीक है, यू आर महिमा जसप्रीत, अ रेजिडेंट ऑफ लोधी रोड, न्यू दिल्ली, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर टिंकू, कन्विंसिंग हिम दैट इफ ही शी वांट्स to build a good career for himself herself, then he she should leave all the things that are distracting him her from their goal and suggest him her to focus on his studies only. Word limit 150. समझ में बात आ रही है? तो ये चीज़ जो है इसमें क्या है कि दिया हुआ है, इसको आपको समझना है। बुढ़ापा और सामाजिक सुरक्षा, ठीक है। ओल्ड एज, राइट एन ऐसे ऑन ओल्ड एज एंड सोशल सिक्योरिटी। यानी देखिए एक दो चीज़ समझ रहे होंगे कि एक जो है वो क्या है कि लेटर वैसे आ रहे हैं, शिक्षा और जीवन, ठीक है, वर्षा ऋतु, मोबाइल फोन, इस तरह के भी निबंध आ रहे हैं। और दूसरा करंट टॉपिक से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है जो है उससे संबंधित निबंध आ रहे हैं। और एक सामाजिक जो मुद्दे हैं उन सामाजिक मुद्दों से संबंधित सवाल आ रहे हैं, बुढ़ापा, महिलाओं की दयनीय स्थिति, दहेज प्रथा, ठीक है, इस तरह के विषय जो है। तो जो ट्रेडिशनल विषय है इस तरह का, ये सब भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा क्या है, सोशल सिक्योरिटी क्या है, ये सब चीज़ें हमको समझना है, तो ये भी एक चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसी में छोटे भाई नमन को पत्र लिखकर सेल फोन के अत्यधिक प्रयोग से होने वाले हानियों, ठीक, आप शिवानी शिव निवासी, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, सब दिया हुआ एड्रेस। इस तरह से एड्रेस का छोटे भाई नमन को पत्र सेल फोन के अत्यधिक प्रयोग से, ये सब जो है ये कहीं पर भी अगर नामों का प्रयोग करते हो ये अनफेयर मीन्स में नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये सब लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चंस में ही इसका जिक्र किया गया है, इसलिए यह अनफेयर मीन्स में नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात, सेल फोन के अत्यधिक प्रयोग से होने वाली हानियां। अब देख रहे हैं यहाँ पे मोबाइल हमने लगा दिया, देखिए ये वाइब्रेशन निकल रहा है। अब इसकी हानियां क्या है, इसलिए इसको हमने लगा दिया ताकि आप समझ लीजिए कि इसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है इससे, ठीक है। इसके बाद जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एक समाधान है, एकमात्र समाधान। सही बात है, एकमात्र समाधान। देखिए हम ये भी ध्यान रखिएगा, एकमात्र समाधान है हम ये भी नहीं कह सकते। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि भाई जिस देश में जनसंख्या कम है तो वहाँ पे समस्या नहीं होनी चाहिए। ये भी इसका मतलब ये भी हो गया ना कि एकमात्र समाधान की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर ले तो समाधान हो जाएगा। तो इसका मतलब फिर ये हो जाना चाहिए ना कि जिस देश का पॉपुलेशन बहुत कम है वो देश, उस देश को समृद्ध होना चाहिए, वहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। जबकि बात ऐसी नहीं है, तो आप इसको ये कह सकते हो कि ये एकमात्र समाधान नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या को की समस्याओं को कम या समस्याओं के समाधान के बहुत सारे कह सकते हैं कि जो साधन हो सकते हैं, जो उपाय हो सकते हैं, उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय, ठीक है, एकमात्र उपाय नहीं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है जनसंख्या कंट्रोल हो, ठीक है ना। इस पर जो है 250 शब्दों में लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सीजीएल 2016, यही आपका टॉपिक है कि भूकंप की स्थिति में, ठीक है। अब यहाँ पे सीजीएल का स्टार्ट हो रहा है, भूकंप की स्थिति में अपनी सुरक्षा के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस विषय पर एक निबंध लिखे। देखिए हमने इंटरनेट से सर्च किया तो देखिए कैसे आपको तुरंत जो है घुटने के बल बैठना है और पास के किसी टेबल वेबल पे जाना है, कवर करना है और होल्ड ऑन उस टेबल को पकड़े रहना है, ठीक है। ये है, इसी वजह से हम लोग जो है लिखना है। तो भूकंप की स्थिति में अपनी सुरक्षा के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस विषय पर एक निबंध लिखें। इसी के आगे जो है देखिए भूकंप की स्थिति में अपनी सुरक्षा, वही क्वेश्चन है, बस दूसरा फोटो है यहाँ पे हमने, और इसमें देखिए सब चीज़ दिया हुआ कि देखिए भूकंप जो झटके महसूस होंगे, भूकंप वगैरह का, यह बहुत सारी चीज़ों का पूर्वानुमान जो है पहले लगा लिया जाता है। तो इसलिए जो है वो क्या है कि आप प्रिकॉशनरी मेजरमेंट के तौर पे ये सारी चीज़ें, फिर आप पहले से सोच लीजिए कि आपको निकलना किधर से है। तीसरी बात की जो है जो भी टेबल वगैरह है, जो भूकंप, हल्के भूकंप वगैरह सबसे इधर पलट उलट सकता है, उसको अगर कहीं फिक्स किया जा सकता है, फिक्स करना है। आप तुरंत चेक करिए कि आसपास में जो है जहाँ पर भी कह सकते हैं कि बिजली जो अग्निशमन यंत्र है वो अग्निशमन यंत्र सही तरीके से फंक्शन कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। और जहाँ खिड़कियाँ वगैरह है, टेबल वगैरह जहाँ पे, उससे थोड़ा सा दूर भागना है। लाइट वाइट तुरंत जो है ऑफ करना है, ठीक है। ये एग्जिट मार्ग है, ये सब चीज़ें जो है आपको क्या है कि दिखाता है। तो इतने उपाय हैं, कितना उपाय लिख सकते हैं जो है वो देखना है, ठीक है। तो मैं बहुत
सारे वीडियोस का ये बड़ा रूप है, ठीक है ना। तो बहुत सारे वीडियोस वगैरह, बहुत सारे हम पिक्चर्स भी लगाएंगे, ठीक है ना। जो भी मैं बताऊंगा मैं कोशिश करूंगा ताकि उससे एक दृष्टि मिल जाए आपको कि आपको एग्जैक्टली लिखना क्या है, ठीक है। ये चीज़ है, मैं बहुत ही साइंटिफिक वे में मैं पढ़ाने की, चूंकि ऑफलाइन पढ़ाता था तो ये सब काम करने का अवसर नहीं मिल पाता था, वहाँ पे गुंजाइश नहीं। अब तो बहुत अच्छा मौका है, हमें बहुत अच्छे, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कितना क्रिएटिविटी का प्रदर्शन कर सकते हैं, कितना हुनर। देखिए ध्यान रखिएगा, कौशल जो है वास्तव में आप कितना स्किल, हर दिन आप कोशिश करो कि आप में क्या नई चीज़ें आ सकती है, क्या विकसित कर सकते हैं आप, और जितना विकसित करोगे उतना ही आपका प्रेजेंटेशन बेहतरीन होता चला जाएगा डे टू डे लाइफ में भी, ठीक है ना। अब देखिए यह मानते हुए कि आप सुरेश सीमा हैं, अपने छोटे भाई नरेश को एक पत्र लिखे जिसमें बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षण के विभिन्न लाभों और कमियों पर प्रकाश डालें, ठीक है। जो कह सकते हैं कि कंप्यूटराइज्ड जो है, हमने इसलिए यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो उसकी क्या हानियाँ और क्या लाभ है, इसको जो है आपको क्या है कि समझाते हुए पत्र लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये तो खैर अब किस हद तक विमुद्रीकरण, डिमोनिटाइजेशन जो है अपना उद्देश्य हासिल करने में सफल रहा है, ये चीज़ जो है इस पर बताना है। सीजीएल 2017 में आया था, ठीक है। इसके बाद सीजीएल 2017 में आप लोधी रोड नई दिल्ली के रहने वाले राजन रजनी हैं, आपको मैनेजर पद के लिए चुना गया है। आप स्वीकार्य कारण का उल्लेख करके ज्वाइनिंग डेट में देरी करने के लिए उद्यमी को एक पत्र लिखें, ठीक है। उद्यमी को एक पत्र लिखें, ये चीज़ जो है वो क्या है कि आपको दिखाना है, ठीक है। तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो देखिए इसमें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद सीजीएल 2018 में आता है वर्तमान समय में शिक्षा का महत्व, ठीक है। वर्तमान समय में शिक्षा का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीज़ जो है वो दिखाना है। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला का एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये जो है पावरफुल वेपन है, इससे एक तो शिक्षा और जीवन वहाँ पे आया था, यहाँ पे शिक्षा का महत्व, तो वही चीज़ है, उसको अलग रूप में जो है वो क्या है कि प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। इसमें जो आप गांधी रोड द्वारका नई दिल्ली 1000, ये हमने आपको बताया था उसमें भी कि जीडी रेस्टोरेंट के प्रबंधक को खराब, जीडी रेस्टोरेंट प्रबंधक को जो है आपको खराब सेवा और गुणवत्ता के संबंध में शिकायत करते हुए एक पत्र लिखना है, ठीक है। तो ये है, इस तरह से ये सारे जो भी आपने देखा होगा कि बहुत कठिन नहीं है, स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा जो मेन बॉडी ना एक्सप्रेशन को अच्छा करना, जो अभिव्यक्ति है उसको शुद्ध तरीके से लिखना है, और साथ में आपको क्या है कि आपका स्टार्ट अच्छा होना चाहिए, एंड अच्छा होना चाहिए, खाना पूर्ति नहीं लगना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग का होना चाहिए, ठीक है। अनफेयर मीन्स कि में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ये सारी बातें समझकर फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और फिलहाल आज मैं यहीं पे विराम लेता हूँ। कल फिर मैं उपस्थित होऊंगा एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।